नमस्कार दोस्तों, मैं नितेंद्र चौधरी आप सभी का कैरियर क्लासेस जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी के लिए आज उन प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा, वे प्रश्न जो बार बार जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों का इस वीडियो में समावेश किया गया है कि जिन प्रश्नों को लगातार बार बार सभी राज्यों में अलग अलग जो लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाएं हो रही हैं उनमें बार बार उन प्रश्नों को पूछा जा रहा है। वह प्रश्न आपको एग्जाम में बार बार कंफ्यूज कर रहे हैं, तो जो कंफ्यूजन है उसको जड़ से आज की वीडियो में अपन खत्म करेंगे। और मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये 2020 सीरीज है, इसमें 20 प्रश्नों का समावेश किया गया है, परंतु आपके लगभग 100 डाउट्स इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से आपको एक एक प्रश्न को समझाया जाएगा। और इसमें ओनली फॉर प्रश्न को सॉल्व कराना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कराना हमारा उद्देश्य है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के लिए बता देता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। मैं लास्ट में आपको जो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं उनकी अलग से चर्चा और करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब प्रकाशित किया गया था? तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है इस पर लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। यूनेस्को और इफ्ला के द्वारा जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जारी किए गए हैं अलग अलग तरीके के, उनके ऊपर एक प्रश्न अवश्य ही सभी लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। पहला जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है इसे वर्ष 1949 में प्रकाशित किया गया था। इसका जो रिवाइज जो फर्स्ट रिवाइज है वो किया गया था वर्ष 1994 में इसको पहली बार रिवाइज किया गया था। अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका जो अद्यतन संस्करण है, लेटेस्ट जो एडिशन है वह आया है जुलाई 2022 में। जुलाई 2022 में इस प्रश्न को लगभग सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है वह कब जारी किया गया था। अब जैसे कि इसमें चार ऑप्शन है, जैसे वर्ष 1999, यह जो है स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है। ये क्या है? स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। इसको वर्ष 1999 में प्रकाशित किया गया था। 2010 में जो किया गया था डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, किसके लिए किया गया था? डिजिटल लाइब्रेरी के लिए मैनिफेस्टो, यूनेस्को इफ्ला के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। और वर्ष 2014 में जो प्रकाशित किया गया है वो किया गया है इफ्ला के द्वारा इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन में यह प्रश्न पूछा गया था कि इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो किसके द्वारा जारी किया गया? तो वो किया गया था इफ्ला के द्वारा, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। यह किया गया है प्रकाशित वर्ष 2014 में। तो एक प्रश्न में लगभग आपके 4 प्रश्नों का जो डाउट है वो क्लियर किया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें तो 4 जो मैनिफेस्टो वो बताए गए हैं, परंतु आपको लगभग और भी बहुत सारे मैनिफेस्टो हैं, उन सभी मैनिफेस्टो को क्लियर करना है। अगला प्रश्न है हमारा कि जो फ्लैश ड्राइव है उसको किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? फ्लैश ड्राइव को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका पेन ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय पेन ड्राइव के नाम से जाना जाता है। पेन ड्राइव जो है, आपसे पूछा जाए कि जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव जो होती है वह रैम है या रोम है? तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पेन ड्राइव क्या है, रैम है या रोम है? वॉलेटाइल
है या फिर नॉन वोलेटाइल है? तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ये जो है रोम की श्रेणी में आती है। और रोम आपने देखे होंगे काफी, जो रोम के जो प्रकार हैं जैसे एम रोम है, पी रोम है, ईपी रोम है और ईईपी रोम है। तो ये सारे क्या है, रोम के अलग अलग प्रकार हैं। तो इसमें भी जो ईईपी रोम है, इलेक्ट्रिलेजरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी जो फुल फॉर्म है इसको भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है, सीसी मतलब है कॉलन क्लासिफिकेशन में निम्न में से एमपीटी डिजिट है। ये है प्रश्न, लगभग हर भर्ती परीक्षा में पूछा जा रहा है। और इसका जो डाउट है इसमें होगा यू एमपीटी डिजिट और एक होता है एमपीटी एमपीटिंग डिजिट, दोनों के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। एक बार अगला क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको। जैसे देखिए रहा कि यू डब्ल्यू और बाई, यू डब्ल्यू और बाई को सीसी में किस रूप में जाना जाता है? सीसी का मतलब है कॉलन क्लासिफिकेशन में किस रूप में जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, एमपीटी एमपीटिंग डिजिट, एमपीटी डिजिट, गैप डिवाइस और मिक्स्ड बेस। तो इसमें आपका जो आंसर है यू डब्ल्यू और बाई, ये जो है एमपीटी एमपीटिंग डिजिट अर्थात आपका ईडी एमपीटी एमपीटिंग डिजिट में इसको इस एमपीटी एमपीटिंग डिजिट के रूप में जाना जाता है कॉलन क्लासिफिकेशन में। अब आपने पहले पिछला क्वेश्चन देखा है कि कॉलन क्लासिफिकेशन में निम्न में से एमपीटी डिजिट है। तो जैसे मैं आपका एमपीटी एमपीटिंग डिजिट का जो जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देता हूं। यू डब्ल्यू और बाई जो हैं ये एमपीटी एमपीटिंग डिजिट में आते हैं। जैसे इंडो अरेबिक नंबर है, इंडो अरेबिक नंबर, इंडो अरेबिक नंबर है आपके 1 से लेकर के और 8 तक की जो संख्या है वह आपके आएगी एमपीटी एमपीटिंग डिजिट में। और जो आपके स्मॉल वर्ड्स हैं ए से लेकर के जेड तक, आपको इनका विशेष ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 8 तक ही इंडो अरबिक जो है एमपीटी एमपीटिंग डिजिट में आएंगे, और स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक। और कैपिटल में पूछे तो यू डब्ल्यू और बाई को एमपीटी एमपीटिंग डिजिट में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए अब पिछला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि कॉलन क्लासिफिकेशन में निम्न में से एमपीटी डिजिट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉलन क्लासिफिकेशन में निम्न में से एमपीटी डिजिट है। तो ये है इसमें टी और यू, तो इसमें यू आ गया, तो इस वजह से ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि एमपीटी एमपीटिंग डिजिट में यू डब्ल्यू और बाई को सम्मिलित किया जाता है। और इसमें देखिए एक्स आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली यू डब्ल्यू दोनों ही दे रखे हैं तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें आपको देखना है कि नैन और कैपिटल जेड ये दोनों दे रखे हैं, तो ये इसमें होगा एमपीटी डिजिट। कारण क्या है इसका कि इंडो अरेबिक जो नंबर है, इंडो अरेबिक नंबर वो आपके संख्या दे रखी है 1 से लेकर के 8 तक। कितनी संख्या दे रखी है? 1 से लेकर 8 तक। अगर इसमें 0 भी आता है ना तो वो किस में आएगा? एमपीटी डिजिट में आएगा, क्योंकि एमपीटी एमपीटिंग डिजिट में 1 से लेकर 8 तक संख्या दी हुई है। तो ये यहां पर क्या है? नैन, और ये क्या है? कैपिटल जेड। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एमपीटी डिजिट। क्या हो जाएंगे? एमपीटी डिजिट, क्योंकि जो स्मॉल ए है और उससे लेकर के स्मॉल जेड तक जो है एमपीटी एमपीटिंग डिजिट में शामिल किया गया है, और 1 से लेकर 8 तक इंडो अरबिक नंबर शामिल किए गए हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगातार सभी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। लगभग जो स्टूडेंट है इसको गलत करके आएगा, और मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं आपको कि बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ये टॉप मोस्ट एमसीक्यू है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि एमपीटी डिजिट का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें क्या करना है, और एमपीटी एमपीटिंग डिजिट का पूछा जाए तो उसमें क्या करना है। आपको तो एक चीज को पकड़ लेना है कि एमपीटी एमपीटिंग डिजिट में कौन कौन से जो वर्ड्स हैं, जैसे इंडो अरबिक नंबर है 1 से 8 तक दे रखा है,
और स्मॉल जो ए से लेकर जेड तक दे रखा है, और आपको जो दे रखा है यू डब्ल्यू और बाई कैपिटल में, वो एमपीटी एमपीटी डिजिट में आएंगे, और बाकी जो है उसको एमपीटी डिजिट में शामिल कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है आपने अगर इनपुट को देख लिया तो आउटपुट अपना आप निकल के आ जाएंगे। एक को याद करना है। अगला प्रश्न है मिलान कीजिए। इसमें ईयर पूछी गई है, ये है INIS, ये है एग्रिस, ये क्या टाइपिंग मिस्टेक से रह गया है, ये क्या है एग्रिस, और ये है करंट CS, ये है इंस्पेक्ट। तो इनकी क्या है डेट दे रखी है, तो आपको देखना है पहले, सबसे पहले देखना है इसकी डेट देखनी है। INIS की 1970, एग्रिस की जो डेट है वो है 1975, CAS की डेट है 1907 और इंस्पेक्ट की है 1967। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है CAS 1907, पहले ऑप्शन में डी, 4 नंबर जो है आपका सही है। ये जो डेट है ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट्स का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। गुणवत्ता प्रबंधन में शून्य दोष, जीरो डिफेक्ट्स जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? गुणवत्ता प्रबंधन में शून्य दोष जो जीरो डिफेक्ट्स है, ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है पीटर ए फेयर, दूसरा है विल्फ्रेडो पेरेटो, और तीसरा है फिलिप बी क्रॉसबी, और 4 नंबर पे राल्फ उल्फेलिंग, सॉरी। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। जीरो डिफेक्ट्स की अवधारणा के बारे में आपसे पूछा गया है, तो जीरो देखते ही आपके मन में डायरेक्टली जो पहला ऑप्शन है वो एकदम क्लिक हो जाता है, और आप इसमें डायरेक्ट सही आंसर कर देते हो पीटर फेयर, जो कि क्या है गलत। पीटर फेयर के द्वारा 1970 में जो दिया गया है ZBB, क्या दिया गया है, जीरो बेस्ड बजट दिया गया है पीटर फेयर के द्वारा। विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा जो है 80-20 वाला नियम है, पेरेटो नियम जो है वो दिया गया है किसके द्वारा, विल्फ्रेड पेरेटो के द्वारा, 80-20 रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो राल्फ उल्फेलिंग है, इसके द्वारा दिया गया है डेट्रॉयट सिस्टम, क्या दिया गया है, डेट्रॉयट सिस्टम। डेट्रॉयट सिस्टम दिया गया है राल्फ उल्फेलिंग के द्वारा। तो हमारे जो जीरो डिफेक्ट्स है ये किसके द्वारा दिया गया है, फिलिप बी क्रॉसबी के द्वारा। इसमें अपन जो पहला ऑप्शन देखते ही क्या है कि डायरेक्ट ZBB अपन का एकदम रटा हुआ होता है, जीरो बेस्ड बजट, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। लेकिन अपन को चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आंसर देना है, उससे क्या है कि कई बार अपन को लगता कुछ है और होता कुछ और है। अगला प्रश्न देखेंगे इसी श्रृंखला में कि डॉक्टर मोहन रामभाऊ वर्तमान में किस संघ के अध्यक्ष हैं? डॉक्टर मोहन रामभाऊ जो हैं ये वर्तमान में किस संघ के अध्यक्ष हैं? मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं कि अभी वर्तमान में लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षाओं में करंट अफेयर्स खूब पूछा जा रहा है। जैसा कि अभी हाल ही में राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है, उसमें लगभग 12-13 प्रश्न जो हैं करंट अफेयर्स से पूछे गए थे, और जिसने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ था उसके लगभग सीधे सीधे 10-12 क्वेश्चन का उसको फायदा हो गया। तो डॉक्टर मोहन रामभाऊ, अब इसमें आपके सामने देखिए पहला ऑप्शन है आइजलिक, दूसरा है आइटलिस, और तीसरा है इफ्ला, और 4 नंबर पर है ILA। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आइजलिक के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो है नरेंद्र लाखर। आइजलिक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र लाखर। सेकंड ऑप्शन है आपके आइटलिस, इसके हैं जगतार सिंह। जगतार सिंह। इफ्ला के हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट है, विकी मैकडोनाल्ड। तो हमारे लास्ट क्या बचता है, ILA।
तो डॉक्टर मोहन रामभाऊ जो हैं ये वर्तमान में किस संघ के अध्यक्ष हैं? ILA के। किसके हैं? ILA के। तो आपको जो भी लाइब्रेरी साइंस की जो संस्थाएं हैं उनके वर्तमान अध्यक्ष, और जैसे इन्फिल्मनेट के कैलिवियर, नेकलिन वगैरह, इनके जो कहां पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, एफला की कॉन्फ्रेंस कहां पर है, उसकी जो थीम है वो क्या है, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और भी बहुत सारे संघ हैं, बहुत सारे सेमिनार्स हैं जो लगातार मतलब लेटेस्ट होते रहते हैं। तो आपको कहने का मतलब है कि पुरानी चीजों को तो पढ़ना ही है, परंतु जो लेटेस्ट, जो वर्तमान में नया जो भी अपडेट चल रहा है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि अर्नेट, इन्फिल्मनेट, डेलनेट यह किस प्रकार के नेटवर्क हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर होगा आपके वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। आपके नेटवर्क का भी एक प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, जो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये होता है एक संस्था में। किसमें होता है? एक संस्था में। एक संस्था में मतलब एक, जैसे कोई विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय है, उसमें मतलब एक संस्था के अंदर जो कार्य करते हैं ना, उसमें कार्य किया जाता है किसका? लोकल एरिया नेटवर्क का। किसका किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क का। इसका उदाहरण है ईथरनेट। क्या है? ईथरनेट जो है इसका क्या है? एग्जाम्पल है लोकल एरिया नेटवर्क का। दूसरे नंबर पर आता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क जो है आपके किसी नगर, आपके किसी एक क्षेत्र विशेष का नेटवर्क होता है। क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एडी नेट है, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पुणे नेट है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क है, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क है, पुणे नेटवर्क है। कहने का मतलब है एक क्षेत्र विशेष का जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में एक क्षेत्र विशेष का समावेश किया जा रहा है, वो होगा आपके मेन नेटवर्क। कौन सा होगा? मेन नेटवर्क। और ऐसा नेटवर्क जिसका एक क्षेत्र, पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं है, एक विषय से संबंधित है, जैसे कि आपके अर्नेट है, और जैसे आपके इन्फिल्मनेट है, जैसे आपके डेलनेट है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके डेलनेट जो है इसका पूर्व में नाम होता था दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, और वर्तमान में नाम होता है इसका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। पहले जो था, पुरानी जो बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है कि डेलनेट जो है क्या है? मेन, क्योंकि वो उसमें क्षेत्र विशेष का समावेश था डेलनेट में, क्योंकि दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। परंतु अब इसका जो नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया है। तो ये जो है आपकी श्रेणी में आएगा, मेन नेटवर्क की श्रेणी में आएगा। इसमें कोई क्षेत्र विशेष का सिस्टम नहीं रहता है। एक राज्य, एक राष्ट्र और या फिर एक विश्व स्तर पर ये जो नेटवर्क है ये काम करते हैं। इसको बोलते हैं वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तो इसमें क्या है कि पर्टिकुलर क्षेत्र का कोई भी रोल नहीं रहता है। तो ये आपने तीनों समझ लिए होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। तीनों नेटवर्क से कोई भी प्रश्न आता है तो आप डायरेक्टली कर लेंगे। आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि एडीनेट जो है वो किस प्रकार का नेटवर्क है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे उसमें? मेन, क्योंकि ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है। मिलान कीजिए। अब देखिए इसमें जो है प्रश्न, ये मार्क से प्रश्न पूछा ही जा रहा है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें मार्क से प्रश्न नहीं आ रहा है। कुछ जो टॉपिक्स हैं उनको तो ऐसे कर लीजिए एकदम रट्टाफिकेशन, यहां से प्रश्न 100% पूछा ही जाएगा मार्क से। तो इसमें पूछ रहा है कि एडिशन जो है इसका नंबर क्या है? तो एडिशन का है 250। क्या है? 250। ये क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरी में पूछा गया है अभी, इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस। ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया है। ये प्रश्न दोनों पेपर में पूछा गया है, राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन और एमपीपीएससी। ये प्रश्न जो है मैंने किसी पेपर से नहीं उठाए, मैंने खुद ने इन प्रश्नों को जो है मतलब अलग अलग जो पेपर्स की सहायता से, जो भी मेरा अनुभव है उसके आधार पर इन पेपर्स को बनाया गया है। इन प्रश्नों को बहुत, इसमें आएगा आपके 856 इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस। पहले क्या है, सभी जो है
एडिशन, टाइटल इनको रट लेते थे, लेकिन एक नया जो है इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन एंड एक्सेस जो है ये 2 पेपर में अभी एमपीपीएससी कॉलेज लाइब्रेरियन और राजस्थान कॉलेज लाइब्रेरियन दोनों में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपके डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक एंड लोकेश एक्सेस अगर आपको याद है तो इससे 2 ऑप्शन निकल के आ जाएंगे, एक तो 4 नंबर और एक 1 नंबर, ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। टाइटल स्टेटमेंट है इसका आपके 245 ही होगा, और जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन है इसका होगा आपके 300। तो आपके आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 और 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है। कहने का मतलब है कि जो मार्क के जितने भी जो एडिशंस वगैरह के बारे में आपको एकदम ऐसे रट लेना है कि कौन सी चीज जो है का क्या नंबर है, ठीक है। मार्क में, मार्क जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका अगला प्रश्न है, जैसे देखियो मैंने क्या है कि आपके लगभग सभी यूनिट से प्रश्नों का समावेश इस जो वीडियो में किया है। हर यूनिट से मैंने पर्टिकुलर किसी टॉपिक से प्रश्न नहीं लिए, अलग अलग जो यूनिट्स हैं उनमें से अलग अलग एक एक दो प्रश्न का यहां पर इस वीडियो में समावेश किया गया है। यूनिवर्सिटी न्यूज जो है ये पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कौन करता है? यूनिवर्सिटी न्यूज। तो इसका यूजीसी नहीं करती है, निस्केर भी नहीं करता है, इसका करता है एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। आपसे कोई भी पत्रिका दे दी जाएगी, उसका कौन प्रकाशन करता है यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में चल रहा है जैसे निस्केयर है, निस्केयर इसका नाम हो गया अभी निस्पेयर। क्या हो गया? निस्पेयर, ठीक है। इसका वर्तमान में नाम हो गया निस्पेयर, जो कि निस्कॉम और निस्टार्स को मिलाकर के बनाया गया है निस्पेयर, जो कि लगभग 2021 में बनाया है, अभी लेटेस्ट है ये, और ये प्रश्न भी पूछा जा रहा है। पहले निस्केयर को जो है इंस्डॉक और निस्कॉम ने मिलाकर के बनाया था, किसको? निस्केयर को। परंतु अब निस्केयर का नाम भी बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है निस्पेयर, ठीक है। इसका एक अलग से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक जो है इसकी प्रस्तावना, इसकी जो प्रीफेस जो है वो किसने लिखी है? तो WCB शेयर्स, PS शिवास्वामी अय्यर, CA कटर, JD ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा PS शिवास्वामी अय्यर। जो प्रस्तावना है वो लिखी गई है PS शिवास्वामी अय्यर के द्वारा, और WCB शेयर्स के द्वारा क्या लिखी गई है? इसकी भूमिका क्या लिखी गई है? इसकी जो भूमिका है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो लिखा गया है WCB शेयर्स के द्वारा। मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक है इसका प्रतिपादन कब हुआ था, अगर आपसे पूछे प्रतिपादन, तो इसका राइट आंसर होगा 1928 में इसका क्या कर लिया गया था? प्रतिपादन। और अगर आपसे पूछे प्रकाशन, तो जो प्रकाशन है वो किया गया था वर्ष 1931 में। कब किया गया था? 31 में इसका क्या आया था? फर्स्ट एडिशन जो है वो आया था आपके वर्ष 1931 में, और इसका सेकंड एडिशन आपके आया वर्ष 1957 में। कब आया है? वर्ष 1957 में इसका सेकंड एडिशन आया है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक का। ध्यान रखना है, प्रस्तावना जो है PS शिवास्वामी अय्यर के द्वारा लिखी गई है, और जो भूमिका है वो लिखी गई है WCB शेयर्स के द्वारा। इस जो वीडियो की जो PPT है पहले ही बना ली गई थी, और उसके बाद में ये प्रश्न जो है प्रस्तावना वाला अभी MPPSC कॉलेज लाइब्रेरियन वाले पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि पुस्तकालय जो है इसका पुस्तकालय का समय क्या है? प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। पुस्तकालय का समय पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र में से किस सूत्र की मांग को पूरा करता है? तो जब भी समय की बात आएगी आपका सीधा फोकस 4th लॉ पे जाएगा। डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिए गए 5 नियमों में से, 5 सूत्र में से
जो है आपका ध्यान किस पे जाएगा, फोर्थ लो पे, जो कि बिल्कुल गलत है। पुस्तकालय के समय की पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें आएगा आपके प्रथम सूत्र। क्या आएगा, प्रथम सूत्र। इसमें विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब अपन पेपर देते हैं तो एकदम माइंड हड़बड़ाया वो होता है, और ऑप्शन देखते डायरेक्ट अपन फोर्थ लॉ देखते ही पहले ऑप्शन को पढ़ने के बाद डायरेक्ट सीधा उसको सही मान के आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने के बाद में प्रथम सूत्र जो है पुस्तकालय का समय, जैसे पुस्तकालय का समय का मतलब है कि पुस्तकालय जो खुलने का जो समय है, जैसे सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, तो ये ही तो निर्धारित करेगा कि पुस्तकालय उपयोगार्थ है। क्या है, पुस्तकालय उपयोगार्थ है। तो जो पहला जो सूत्र है इसकी अनुपालना करेगा पुस्तकालय का समय। पुस्तकालय का समय और जो पुस्तकालय का स्थान होता है, स्थान भी इस सूत्र की मांग को पूरा करता है, पहले सूत्र की मांग को। क्योंकि अगर पुस्तकालय को ऐसी जगह पर बना दिया जाएगा जहां पाठक का पहुंचना मुश्किल है या फिर उसको परेशानी हो रही है, तो जो पुस्तकें हैं उनका उपयोग करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पुस्तकालय का समय और पुस्तकालय का स्थान, ये दोनों प्रथम सूत्र की पालना करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से एक इनपुट डिवाइस है। देखिए इसमें क्या है कि एकदम ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न जो है एकदम हाई लेवल के हैं, सभी प्रश्न जो है हाई लेवल के नहीं है, एकदम जैसे मीडियम प्रश्न भी है, निम्न स्तर के भी हैं और एकदम हाई लेवल के प्रश्न भी हैं। तो इसमें इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट पर प्रश्न परीक्षा में पूछा ही जाता है। मेरा उद्देश्य इसमें सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से, इस जो 2020 सीरीज जो श्रृंखला है, इसके माध्यम से आपको ये बताना है कि भर्ती परीक्षाओं में वर्तमान में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक वीडियो में बताना यह संभव नहीं है, इसलिए मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा और लगातार जो मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन है उनके बारे में आपको बताता रहूंगा। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इनपुट। तो आप सभी जानते हैं मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट। क्या होता है, प्रिंटर जो होता है वो क्या होता है, ये भी क्या होता है, आउटपुट। स्कैनर आप भली भांति जानते हैं, स्कैनर का आप बहुत अच्छे से यूज करते हैं। स्कैनर जो है वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये होता है प्लोटर। क्या होता है, प्लोटर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस है। जैसे अपन का प्रिंटर होता है ना, प्रिंटर में अपन क्या करवाते हैं, जो पेज वगैरह होते हैं ना उनको प्रिंट करवाया जाता है। परंतु प्लॉटर जो होता है ना, इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी चुनाव, वर्तमान में अभी चुनाव हुए हैं हाल ही में, तो जो बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स जो होती है ना, बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं, उनको प्लॉटर के द्वारा क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। जैसे कोई टी शर्ट है उस पर जो प्रिंट छपा हुआ होता है, अब ऐसा तो है नहीं कि टी शर्ट को जो है प्रिंटर में घुसा दिया और उसको प्रिंट करवा लिया। तो प्रिंटर जो है वो पेज को प्रिंट करने का काम करता है, और जो प्लॉटर जो है ये क्या करता है, बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं, जैसे बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, उनको क्या करता है, ये प्रिंट करने का काम करता है प्लॉटर। तो इसमें आपका आंसर होगा स्कैनर। कहने का मतलब है इनपुट और आउटपुट को आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। सामान्य वित्तीय लेखा एवं नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकों के निर्गमन एवं परामर्श पर कितनी पुस्तकों के नुकसान को उचित माना जाता है। उचित का मतलब ऐसा नहीं है कि उसको मतलब, उचित मतलब उसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है या फिर आपसे कोई एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लिया जाएगा। कितनी पुस्तकें, तो 5 पुस्तकें। कहने का मतलब है 5 पुस्तक खो भी जाए तो कोई गम नहीं है। ये प्रश्न भी लगातार आपके पूछा जा रहा है। कॉलन क्लासिफिकेशन में दिए गए मुख्य वर्ग, जो मेन क्लास है जूलॉजी जो है, इसका अंक क्या होगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉलन क्लासिफिकेशन है अपनी द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति है, जो कि भारत में पुस्तकालय वर्गीकरण के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा वर्ष 1933 में प्रकाशित की गई थी। उसमें मेन क्लास दी हुई है, उन सभी मेन क्लास को आपको याद करना है, मेन क्लास से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जूलॉजी जो है, इसका जूलॉजी के अंक की पहचान करें। अब देखिए इसमें अगर आपको कोई और मेन क्लास भी याद है तो उसके आधार पे भी कर सकते हो। जैसे आर है, आर जो होती है किसकी होती है, फिलॉसफी। किसकी होती है, फिलॉसफी।
और एस जो है ये किसका है, साइकोलॉजी। एच जो है ये किसका है, जूलॉजी। इसमें आप देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो होता है ये तो होता है जूलॉजी, और जो एच जो है ये होता है जियोलॉजी। क्या होता है, जियोलॉजी। आर जो है आपकी क्या होता है, फिलोसफी। एस होता है साइकोलॉजी। कहने का मतलब है सभी मेन क्लास को बहुत अच्छे से आपको एकदम बढ़िया रट्टाफिकेशन लगा लेना है। इसको ऐसे समझाने का कोई अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसको समझा दिया जाए कि इसको ऐसे याद कर लीजिए। सभी विषयों के अलग अलग मेन क्लास कॉलम क्लासिफिकेशन में दिए गए हैं, वो मेन क्लास आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। सूचना का निकट पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न पढ़ते समय ध्यान देना है कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, सावधानी हटी और समझ लो दुर्घटना घटी। तो इसमें होगा आपकी जैसे आइडियाज, फैक्ट्स, कैटालॉग और डाटा। अब इसमें तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सीधे ही समझ में आ रहा है। इसका आंसर होगा आपके कैटालॉग, क्योंकि जो फैक्ट्स फैक्ट्स आइडिया, डाटा ये जो है ये क्या है, सूचना के निकट पर्यायवाची हैं, इंफॉर्मेशन। अब देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो डाटा जो होता है कच्चा एकदम क्या होता है, निरर्थक होता है। तो बहुत सारे डाटा से मिलकर क्या बना होता है, डाटा से मिलकर जब बहुत सारा डाटा मिल जाता है तो उससे बनती है सूचना। डाटा ये क्या है, DIKW। पहले बनता है आपका डाटा, डाटा से मिलकर के बनती है आपकी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से मिलकर के बनता है आपका क्या बनता है, नॉलेज, और नॉलेज से मिलकर के बनता है आपका विजडम मतलब बुद्धि। तो ये एक सूचना का चक्र है। इसमें पहले सबसे पहले डाटा बनता है, उसके बाद में इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, और फिर उसके बाद में बनता है विजडम। तो ये सूचना का प्रोसेसिंग है। XML का पूरा नाम। अब इसमें इस प्रश्न को देने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रश्न ही पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कि आपसे जो है लगभग एक फुल फॉर्म हर पेपर में पूछी जाएगी। फुल फॉर्म जो है लाइब्रेरी साइंस की जितनी भी फुल फॉर्म दे रखी हैं उनको आपको अच्छे से रट्टाफिकेशन लगाना है, बहुत शानदार तरीके से उनको याद कर लेना है। इसका आंसर होगा आपके एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज नहीं होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं है। एक्सीलेंट ये भी नहीं होगा। एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज इसका आंसर है। क्या है, XML का फुल फॉर्म होगा एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज। क्या होगा, एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है, किसकी, XML की। रंगनाथन के स्टाफ फॉर्मूले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय के लिए अनुशासित है। जो एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय है उसमें जो अलग अलग विभागों में कितने कर्मचारी, कितना मतलब एक कर्मचारी कितना काम करता है या फिर उसमें कितने कर्मचारी हैं, ये सब क्या है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने जो फॉर्मूला दिया ना उससे क्या किए गए हैं, ये निश्चित किए गए हैं। जैसे एक्यूजेशन सेक्शन है, एक्यूजेशन सेक्शन में 6000 टाइटल, क्या आएगा, 6000 टाइटल। इसमें क्या नीचे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। रेफरेंस सेक्शन में क्या आएगा, ये क्वेश्चन तो आपने खूब पढ़ी रखा होगा। संदर्भ विभाग में 50 पाठक का स्पेस होता है। और पीरियोडिकल सेक्शन जो है इसमें क्या है, 500 टाइटल। और जो आपके सर्कुलेशन सेक्शन है इसमें कितने, 1500 पाठक। इसमें चारों ही मैच हैं। इसमें नीचे जो है ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, आप इसका आंसर है A, B, C और D। क्या है, ABCD। एक्विजिशन सेक्शन में क्या है, 6000 टाइटल्स। और जो आपके रेफरेंस सेक्शन है संदर्भ विभाग में आपके क्या है, 50 पाठक। पीरियोडिकल जो सेक्शन है इसमें 500 टाइटल। और जो सर्कुलेशन सेक्शन है इसमें कितने, 1500 पाठक। ये डायरेक्टली मैच ऑलरेडी कर दिया गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। अगला क्वेश्चन है, नेबार्क चार्जिंग सिस्टम जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो नीना ई ब्राउन का तो आपको पता ही है, नीना ई ब्राउन के द्वारा ब्राउन पद्धति बनाई गई थी। ये दोनों पद्धति जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीना ई ब्राउन के द्वारा ब्राउन पद्धति, और जो नेबार्क चार्जिंग सिस्टम है ये बनाई गई है आपके जॉन कॉटन डाना के द्वारा। नेबार्क चार्जिंग सिस्टम डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा आपके 3 कार्ड सिस्टम बनाया गया था। तो ये अलग अलग तीनों हैं, इन तीनों को थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं में कार्यभार संभालने की वर्षवार व्यवस्थित कीजिए।
इसमें क्या है कि अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनमें डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किस वर्ष में क्या कार्य किया था, ये पूछा गया है। ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें। पहला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा जो है, स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए सॉरी। डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा निम्नलिखित संस्थाओं में कार्यभार संभालने की जो वर्षवार जो है उसको व्यवस्थित करना है। तो ये है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा है DRTC, तीसरा है मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय, और ये है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इसमें डायरेक्ट आपको मैं बता दूं, सबसे पहले वो विश्वविद्यालय के प्रथम लाइब्रेरियन बने थे मद्रास विश्वविद्यालय के 1924 में, और कब तक रहे थे, 1944 तक। कब तक रहे थे, 1944 तक जो है मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष जो है पहली बार डॉक्टर एस आर रंगनाथन पहले लाइब्रेरियन बने थे। DRTC में 1962 में, कब, 1962 में। तो और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है इसमें रहे थे आपके 1945-47, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय है इसमें रहे थे आपके 1947 से 1954 तक। वर्षवार कहने का मतलब है डॉक्टर एस आर रंगनाथन की पूरी जीवनी को बहुत अच्छे से देखना है कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने क्या क्या कार्य किए, कौन कौन सी संस्थाओं में उन्होंने जो अपना योगदान दिया। तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसका आंसर हो जाएगा CAD और B। तो इसका आंसर है आपके पहले नंबर का आंसर है CADB। डायरेक्टली दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहे हैं क्योंकि इसमें पहली बार ये कहां लाइब्रेरी बने थे, मद्रास विश्वविद्यालय पुस्तकालय में। तो CAD क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में तो ये आखिर में गए थे, CADB इसका आंसर है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी क्लास, ये पहली क्लास थी, थोड़ा बोर्ड पर जो है पहली बार इस मार्कर को यूज किया गया है तो इससे लिखने में भी थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पर प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी बहुत शानदार प्रश्नों का समावेश किया गया है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट करें, और कमेंट करके मुझे ये बताएं आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।